हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसमें हम देखेंगे। चैप्टर का नाम ही है हमारा फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। अब इस ट्रेड टू टेरिटरी से आप देख लीजिए कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई ट्रेड करने। ठीक है, और ट्रेड करते करते वो कैसे हमारी टेरिटरी को कब्जा करने लगी। यहाँ से जो ये चैप्टर है तुम्हारा, ये एक बेस बनाने वाला है, एक फाउंडेशन बनाएगा तुम्हारे इस पूरे बुक का। नहीं सिर्फ आने वाले चैप्टर का नहीं, पूरे बुक का। और कभी भी हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उस हिस्ट्री का ये फाउंडेशन बनाने वाला है। कहानी हमारी चलेगी 1600 से कि कैसे पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी आई। आने के बाद वो कंपनी अपने आप में कैसे संघर्ष करती रही और फिर क्या क्या हुआ, ये सब हम चैप्टर में तो देखने ही वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर के नाम से ये देखना, नाम ही दिखाता है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पावर को स्टेब्लिश करती है। कहाँ स्टेब्लिश करती है? इंडिया में। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन में रखा, ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैंने ये नोट्स बना के रखे हैं। और इस नोट्स के अलावा अगर इसको पढ़ लेते हो ना, इसके अलावा और कुछ नहीं है तुम्हारे पूरे बुक में। उसका पूरा मैंने जिस्ट निकाल के रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला ही देखो, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उस टाइम में पहले हम देखेंगे कि इंडिया का, जो हमारा भारत था, उसका क्या पॉलिटिकल चीजें थी। ठीक है, तो उससे पहले क्या था कि जो मुगल रूल था हमारे भारत में, मुगल शासक थे यहाँ पे। ठीक है, और जो अभी चल रहा था दौर, वो था औरंगजेब का। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी आई नहीं है, ठीक है, मैं पहले बता रही हूँ। और औरंगजेब को क्या माना जाता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल, लास्ट मोस्ट पावरफुल, मोस्ट एम्बिशियस मुगल रूलर माना जाता है। ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारे रूलर रहे, लेकिन अकबर के बाद सबसे ज्यादा एम्बिशियस औरंगजेब ही है। और औरंगजेब के बाद भी मुगल किंग रहे, पर किसी का कोई इतना कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहा, इतना उनकी पॉपुलैरिटी नहीं रही। औरंगजेब में एक अलगपन, अपना एक शासक का, उसका पर्सनैलिटी था। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है उसके डेथ के बाद। कंपनी तो आ चुकी थी, चलो, क्योंकि उसका डेथ हुआ 1707 में। अभी मैं औरंगजेब की हिस्ट्री बता रही हूँ तुमको कि जब उसका डेथ हुआ ना, तो समझो कि ये हमारा इंडिया, ओके, तो ये इंडिया है। यहाँ पे मान लो सेंट्रल पावर है औरंगजेब का, ये रहा दिल्ली। तो जैसे ही उसका डेथ हुआ, तो ये जो इसकी टेरिटरी थी पूरी की पूरी, उसको क्या बड़े बड़े जो सूबेदार, जमींदार, ये सारे लोग थे पहले, जो इसका फरमान मानते थे, इसके ऑर्डर को मानते थे, अब वो अपने ही उसी जगह में अपना एक सेपरेट, अपना रीजनल किंगडम बनाना चालू कर दिए। ठीक है, क्या हुआ? आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, मुगल सूबेदार, जिसको गवर्नर्स कहते थे, एंड बिग जमींदार्स, जो बड़े बड़े जमींदार्स थे, वो क्या कर दिए? अपना इंडिपेंडेंट पावर स्टार्ट कर दिए बनाना। समझे? तो उनका एक अपना इंडिपेंडेंट पावर बनने लगा, तो यहाँ पे अपना अलग राजा बन गए वो अपने अपने जगह के। समझ में आई बात? ठीक है, अब वो बन गए, रीजनल किंगडम बढ़ गया। अब इसकी वजह से हुआ क्या? सबसे बड़ी चीज कि जो एक सेंट्रल ऑर्डर था दिल्ली का, वो इफेक्टिव नहीं रहा। ठीक है, वो कंट्रोल अपना क्या कर दिया? खो दिया। वो पूरा का पूरा कंट्रोल खो दिया। दिल्ली से अब कोई भी ऑर्डर नहीं आ रहा है। वो अपना जो जो छोटा छोटा बनाए हुए हैं लोग, अपना किंगडम, वो वहां पे अपना शासन कर रहे हैं। सबका अपना एक फेथ है, अपना एक बिलीव है, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और हमारा अब देश ऐसे काइंड ऑफ सेपरेट हो चुका है। ठीक है, ये रहा हमारा औरंगजेब के टाइम का क्या था सिचुएशन। अब हम देखते हैं, बाय द मिड 18th सेंचुरी अ न्यू पावर इमर्ज। जो 18th सेंचुरी है उसके मिड में, उसके बीच में, लाइक जो कोई भी है 100 साल का एक सेंचुरी होता है, तो उसके बीच की बात यह है कि एक नई पावर इमर्ज होने लगी। कहाँ? इंडिया में। ठीक है, उसमें क्या हुआ? जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक, वो ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ पे ट्रेड करने। ऐसे तो एक ट्रेडिंग कंपनी बन के आए, लेकिन वो उन्होंने हमारे यहाँ रूल भी करना स्टार्ट कर दिया, हमारी टेरिटरी को भी कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। ये हम एक कहानी तुमको बता रहे हैं कि ब्रिटिशर्स आए 1600 में। ओके, उसके बाद औरंगजेब और बाकी चीजें कैसे हमारे इंडिया की स्टोरी बनी रही, और कैसे मिड 18 तक लगभग 60-70% टेरिटरी उन्होंने कवर कर लिया था, मतलब ले लिया था। अब हम देखते हैं ये चीजें हुई कैसे स्टार्ट। ये तो एक इंट्रोडक्टरी था, तुमको थोड़ा ही समझ में आएगा। पता है, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तब ये इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैंने जितना कहा है दिमाग में रखो। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा यहाँ से। उससे पहले मैं एक एग्जाम, हर पॉइंट के बाद मैं एक एग्जाम टिप्स लेके आई हूँ, और तुमको क्वेश्चन
इसी से आएँगे। क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं लेके आई हूँ, ठीक है? तो इस शिफ्ट को तुमको ध्यान में रखना है। इस पूरे चैप्टर में पूरे चैप्टर का ये कोर आइडिया बताएगा कि ट्रेड टू टेरिटरी नाम क्यों है? हम इस चैप्टर के नाम को जस्टिफाई करने वाले हैं बस। ये अपने दिमाग में रखो कि क्यों ट्रेड टू टेरिटरी हमने कहा है, ठीक है? तो ये रहा हमारा टिप कि आपको टिप्स में ये है कि आपको ये थीम पकड़ के रखना है। पहला आता है अब फर्स्ट पॉइंट हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई? ईस्ट में। ईस्ट में आने का मतलब क्या हुआ कि अब तुम वर्ल्ड मैप पे देखोगे एक बार, ठीक है? अगर ऐसे ग्लोबल वर्ल्ड मैप है, तो यहाँ पे है यूरोप और इधर जो इंडिया एशियन कंट्री है, वो आती है हमारे ईस्ट में, ठीक है? तो ये इसके ईस्ट हुआ, तो इसीलिए इसको बोल दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ये तुम्हारा एक सब हेडिंग ही है। तो क्या होता है कि 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको मिलता है एक रॉयल चार्टर। किससे? फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो 1600 में जब उसको रॉयल चार्टर मिलता है, तो उस रॉयल चार्टर चार्टर का मतलब क्या है? उस चार्टर में यही सिंपल लिखा है। चार्टर मतलब क्या होता है बेटा कि एक तुमको दे दिया गया लाइसेंस, लिख के एक दे दिया गया लाइसेंस और उसमें तुम्हारी अ, उसमें क्या लिखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको इकलौता राइट है, सोल राइट है कि वो जाके ईस्ट में ट्रेड कर सके। ठीक है? उस चार्टर में लिखा था यही कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो जाएगी ईस्ट में ट्रेड करेगी। ट्रेड करने का मतलब क्या होता था अपना कि कोई चीप रेट पे चीज़ें खरीदे, ठीक है? चीप रेट में खरीदे और यूरोप आके हाई रेट में बेचे, वो कंपनी का अपना बिज़नेस था। ठीक है? तो उस चार्टर से ये ध्यान में रखो उस चार्टर से क्या मिला राइट कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई कंपनी, कोई इंग्लिश कंपनी कॉम्पिटिट करने नहीं जाएगी ईस्ट में। अब वो कहीं और एक्सप्लोर कर ले, कहीं और बिज़नेस कर ले, अपना ट्रेड कर ले, पर ईस्ट में तो जाके सिर्फ़ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करने वाली है। उस रॉयल चार्टर में ये लिखा था, ठीक है? अब इसका मतलब एक चीज़ ध्यान में रख लो कि वो रॉयल चार्टर सिर्फ़ इंग्लैंड के लिए था कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी आके इंडिया में या फिर कहीं और ट्रेड नहीं करेगी, ठीक है? आगे क्या हुआ यहाँ से तो चार्टर मिल गया अब ईस्ट इंडिया कंपनी को, अब ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी इंडिया एक्सप्लोर करते हुए, ठीक है? तो एक्सप्लोर करते हुए जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई, तो मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनी मेड प्रॉफिट बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन बाय चीप एंड सेल डियर। अब देखो क्या करती थी जो मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनी मर्चेंट मतलब क्या होता है? वही होती है इसको समझ लो, ये तुम्हारे 1 नंबर में आ सकता है कि मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज़ क्या होती हैं कि वो ऐसे होते हैं कंपनी उसका बिज़नेस प्लान बहुत सिंपल है। ये बिज़नेस है कि चीप रेट में खरीदेंगी और ज़्यादा रेट में बेचेंगी और जो मार्जिन है उससे उसका प्रॉफ़िट बन रहा है, ठीक है? कॉम्पिटिशन आया तो कॉम्पिटिशन कुछ नया दिमाग लेके तो आया नहीं, कॉम्पिटिशन का भी यही मन है कि वो भी कम रेट में खरीदे और ज़्यादा रेट में बेचे। तो उसका मेन काम है कॉम्पिटिशन को हटाना, एलिमिनेट करना, एक्सक्लूड करना, ठीक है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी आया इंडिया। अब जो मैंने पहले बताया था कि सिर्फ़ वो इंग्लैंड के लिए चार्टर था कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी आके इंडिया में ट्रेड नहीं करेगी। बट यूरोप में तो और भी बहुत सारे पावर हैं, वो चार्टर उसको तो नहीं रोक सकता। तो वो चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मिला था कुड नॉट स्टॉप अदर यूरोपियन पावर्स कि दूसरे यूरोपियन पावर को स्टॉप नहीं कर सकता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले ही जो पुर्तगीज़ थे वो और जो डच थे, फ्रेंच थे, वो सारे ट्रेड करने ऑलरेडी इंडिया आ चुके थे। जो हम कहते हैं ना कि वास्को डी गामा डिस्कवर इंडिया इन 1498 इसका मतलब देखो ये है कि वास्को डी गामा इंडिया को डिस्कवर नहीं करा, वो इंडिया के लिए एक नया सी रूट डिस्कवर करा। तब तक इंडिया क्या है, कोई देश एग्ज़िस्ट करता है, वो पूरी दुनिया को नहीं पता था, ठीक है? तो वास्को डी गामा एक नया सी रूट यहाँ पे डिस्कवर करा और इंडिया आया। किधर किस पार्ट में इंडिया के किस पार्ट में आया? ये जो इंडिया का गोवा वाला पार्ट है ना, ये वाले रीजन इधर से इन लोग आए, यहाँ पे आके गोवा में पुर्तगीज़ पहले अभी आज भी देखो ना तो गोवा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एंसेस्टर डच हैं, पुर्तगीज़ हैं, ठीक है? तो वो सारे लोग अभी भी हैं। जो डच थे वो भी 17th सेंचुरी में आए, फ्रेंच भी आए। तो यहाँ पे क्या था इसका कहने का मतलब ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कॉम्पिटिशन थे। ऐसा नहीं था कि कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी 3-4 कॉम्पिटिशन यहाँ खड़े थे। तो सारे कंपनी अब इन सब का गोल क्या है? सेम है। जितने भी कंपनी थे वो कुछ कॉमन चीज़ें चाहते थे। क्या चाहते थे इंडिया से? हमारे इंडिया में सबसे बेहतरीन कॉटन, सिल्क, पेपर ये जो मसाले जितने ये सारे मसाले आ रहे हैं पेपर, क्लॉव्स, कार्डामम, सिनेमम ये सारी जो चीज़ें हैं वो एकदम
भरपूर मात्रा में थे और इतनी बढ़िया क्वालिटी के थे, जिसका डिमांड यूरोपियन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है? अब सिंपल सी बात समझो कि कोई चीज़ है जहाँ जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड बहुत ज़्यादा है। इंडिया में ये सारी चीज़ें मिल रहे हैं और इसको खरीदने के लिए 4 लोग ऑलरेडी खड़े हैं। ए, बी, सी, डी समझ लो। अब जो इंडियन है वो बेचेंगे, ए कह रहा है ₹50 में मेरे को दे दो। ए चलो बी की भी सुन लेते हैं, बी 60 में बोलने लगा, सी 100 में बोलने लगा, डी कहा 200 में दे देंगे, ले लेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफ़िट किसको मिल रहा है अभी इस मामले में कि इंडिया का डिमांड बहुत ज़्यादा है इसके चीज़ों का, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी है, तो चलो ठीक है, ओके। तो कॉम्पिटिशन प्राइस को बड़ा पुश करता था, ठीक है? कॉम्पिटिशन प्राइस को जब पुश कर रहा है, तो इस चीज़ से क्या हो रहा है तुम समझ रहे हो? कि जितने प्राइस में वो अगर 200 में खरीदा ए और 50 में खरीदा ए, सिंपल मैथ्स लगाना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा मैथ्स भी नहीं है यहाँ पे। ए जो है वो एक बार 50 में खरीदा और एक बार 100 में खरीदा, ठीक है? और बेच रहा है यूरोप में जाके 2-300 में ही, ठीक है? तो मार्जिन किसमें ज़्यादा निकली? जब 50 में खरीद रहा है और 50 में तब खरीद रहा है जब कॉम्पिटिशन कम है। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सा मैथ्स है यहाँ पे कि जब अगर वो कम प्राइस में खरीदेगा तो उधर जाके बेचेगा ज़्यादा प्राइस में और उसको प्रॉफ़िट ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा प्राइस में खरीदेगा तो वो उसका प्रॉफ़िट क्या कर रहा है? रिड्यूस हो रहा है। अब इस कॉम्पिटिशन की वज़ह से क्या होने लगा कि कॉम्पिटिशन की वज़ह से सारे इतने सारे हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दिमाग में आया कि अब हम कंपटीशन कम करेंगे और सारे लोग अपना कंपटीशन कम करने की सोच रहे होंगे। तो ये इनके बीच में क्या हो गया, बड़ा और अच्छा खासा राइवलरी, ठीक है? अच्छा खासा यहाँ पे हो गया राइवलरी, ओके। तो अब इस राइवलरी में हम लोग क्या करते थे कि अपने कंपटीशन को कम करने के लिए उनके नाव जो थे, उनको डिबो देते थे, शैंक कर देते थे। उनके जो रूट्स हैं उसको ब्लॉक कर देते थे। जो भी वो ट्रेड-व्रेड करते थे, उनके जो वेयर हाउसेज़ थे, उनमें उन लोग कुछ गड़बड़ी कर देते थे, आग लगा दी या जो भी कर दिए, ठीक है? कि उनका सामान डिस्ट्रॉय हो जाए। अब ट्रेड को क्या किया जाने लगा फोर्टिफाइड करने लगा। फोर्टिफाइड मतलब फोर्टिफिकेशन मतलब किला करने बनाना, ठीक है? यहाँ पे लंबे-लंबे, बड़े-बड़े वॉल बना के उन लोग अपने आप को क्या करने लगे प्रोटेक्ट करने लगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या करी, अभी तो सारी कंपनी आपस में कॉम्पिटिशन को कम करने के लिए सारे तिकड़म लगा रहे थे, टैक्टिक्स अपना देख रहे थे। जो फोर्टिफिकेशन का टाइम था, फोर्टिफिकेशन हुआ, उस फोर्टिफिकेशन की वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट बन गया जो हमारे लोकल रूलर हैं, ठीक है? जो लोकल हमारे यहाँ के रूलर थे, उनके बीच में कि तुम हमारी ज़मीन पे आके ये कैसा फोर्टिफिकेशन करने लगे? क्यों करने लगे? तो अभी तो कॉन्फ्लिक्ट उधर कंपनी-कंपनी के बीच में था, अब कंपनी और लोकल रूलर के बीच में भी होने लगा। तो इसको कम कम करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करी कि वो अब मूव करी बंगाल की तरफ कि उसको अपना ट्रेड क्या करना था, फैलाना था। फैलाने के चक्कर में वो पड़ी और फोर्टिफिकेशन अभी भी उनके दिमाग में है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आई? ट्रेड करना स्टार्ट करी बंगाल में। ये कॉम्पिटिशन चल रहा है तभी। अब 1651 में क्या हुआ कि पहला इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप होता है कहाँ? जो कोलकाता है। उसके हुगली नदी के किनारे बैंक ऑफ रिवर हुगली और जो कंपनी ट्रेडर्स थे उसको क्या कहा जाने लगा फैक्टर्स कहा जाने लगा फैक्ट्री सेटअप हुआ और कंपनी ट्रेडर्स को कहा जाने लगा फैक्टर्स ये वर्ड थोड़ा बहुत याद रखना ठीक है क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी वर्ड दिए हैं वो तुम्हारे क्वेश्चन में पूछते हैं ओके तो 1651 में फैक्ट्री सेटअप हुई बंगाल में और वहाँ के जो ट्रेडर्स थे उसको फैक्टर्स कहा जाने लगा और उस टाइम पे भी वो क्या कर रहे थे अपना फोर्टिफिकेशन कर रहे थे ठीक है 1696 तक कंपनी क्या करने लगी कि बिगिन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड इट्स सेटलमेंट अब जो भी सेटलमेंट वहां पे कंपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश किया है उसके चारों तरफ समझो ये फैक्ट्री है अब इसके चारों तरफ फोर्ट बनाने लगे जहाँ पे भी देखो हर शहर में जहाँ पे भी तुम देखो ब्रिटिशर्स रहे हैं या फिर मुगल भी रहे हैं, ये दोनों लोगों ने फोर्ट बहुत बनाए हैं। किले उनके बनाने का बड़ा ही अलग था उनका इंटरेस्ट इसमें। 1698 में क्या हुआ कि जो मुगल ऑफिशियल थे, वो ब्राइब करें उन्होंने ब्राइब करा मुगल ऑफिशियल को और क्या दिया जमींदारी राइट्स दे दिया किसका 3 विलेजेस का जमींदारी राइट उनको दे दिया गया जमींदारी राइट में उनको क्या उस जमींदारी राइट में कौन-कौन से 3 विलेजेस आए
उसमें से एक कलकत्ता था और कलकत्ता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है? जो-जो विलेजेस आए, वो तीनों के नाम तुम्हारे बुक में नहीं दिया है। उस टाइम पे कोलकाता को कालीकट कहा जाता था, आज कलकत्ता कहते हैं, ठीक है? persuaded औरंगजेब टू इश्यू अ फरमान अलाउइंग ड्यूटी फ्री ट्रेड। अब ये देखो, जो ये ज़मींदारी राइट्स इनको दिया गया, अब क्या हुआ औरंगजेब के अब इन उन लोग वहाँ पे जो दरबार लगता था वहाँ जाने लगे। अब उस दरबार से उनको क्या मिला? एक फरमान, औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया और फरमान को तुम रॉयल चार्टर की तरह ही समझो। एक वो भी ऑर्डर है, ठीक है? एक ऑर्डर है जिस पे ये लिखा है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है अब ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है, मतलब कि उनको टैक्सेस नहीं देने होंगे, ड्यूटी नहीं देने होंगे। लेकिन उन्होंने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग बहुत ही ज़्यादा कनिंग थे, वो बहुत स्मार्ट लोग थे, उनको उनका पेट नहीं भरा इससे, ठीक है? और ये इसका मिसयूज़ करने लगे, ये सारे जो भी इनको प्रिविलेज दिए गए फरमान से, इस फरमान का वो सारे लोग मिसयूज़ करने लगे और मिसयूज़ कैसे किए, मैं तुमको बताती हूँ। कि ये जो फरमान जारी हुआ था ड्यूटी फ्री ट्रेड का, वो कंपनी के लिए हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हुआ था। ठीक है। अब जो भी फैक्टर्स थे वहाँ पे तुम देख रहे हो ना ट्रेडर्स, कंपनी के लिए जो काम कर रहे हैं, वो इंडिया में आके अपना प्राइवेट ट्रेड भी कर रहे थे। ठीक? अब प्राइवेट ट्रेड जब कर रहे थे तो उन्होंने उस फरमान के ज़रिए फरमान में जबकि लिखा नहीं था, बस उसको मैनिपुलेट कर दिए। मैनिपुलेट करके वो भी अपना जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे उसको भी ड्यूटी फ्री कर दिया, उसके भी टैक्सेस देना बंद कर दिया और जिसकी वज़ह से क्या हुआ कि जो बंगाल का रेवेन्यू था, वो बहुत ही बड़े लॉस में चला गया। बंगाल के पास पैसा ही नहीं बचता था क्योंकि ये सारे एक तो कंपनी टैक्स नहीं दे रही है और दूसरे जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं वो भी टैक्स नहीं दे रहे हैं। वो भी जो कंपनी ऑफिशियल आल्सो डिड प्राइवेट ट्रेड बट रिफ्यूजेस टू पे ड्यूटी ऑन इट। जो कंपनी के ऑफिशियल थे वो प्राइवेट ट्रेड करते थे अपना और उस पे रिफ्यूज कर दिए, वो मना कर दिए कि वो भी नहीं देंगे ड्यूटी। अब ये क्या करा, बड़ा लॉस हुआ। ओके, किसके रेवेन्यू में? बंगाल के रेवेन्यू में एक बड़ा लॉस हमको देखने को मिला। अब ये क्या हो गया, एक कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ जिसकी वजह से, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में हुआ? जो वहां के नवाब थे, और नवाब कौन था? नवाब मुर्शिद कुली खान। जो मुर्शिद कुली खान नवाब थे, उनके बीच में और कंपनी के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट जारी कर दिया कि आखिर इन लोग लॉस करा रहे हैं रेवेन्यू का, क्या कर रहे हैं? ट्रेडर्स दूसरे देश के आए हुए हैं और ये सब कर रहे हैं। दिस इज योर नोट्स। जो फरमान वर्ड है उसको क्या करना, दिमाग में रखना। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में हमेशा आता है, डिफाइन फरमान करके। ओके, ये तुम्हारे टेस्ट वेस्ट में आएगा बस। अगर जो फिल इन द ब्लैंक्स मैचिंग और ये सारी चीजें बोर्ड्स के एग्जाम में, बोर्ड्स तो होता नहीं है इसमें, अभी आगे नया एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से होगा, तो उसमें ये आता है, ठीक है? नेक्स्ट है हाउ ट्रेड लेड टू बेटर। अभी हमने पहले देखा था कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट आया था। कॉन्फ्लिक्ट किस लिए आया था? क्योंकि लॉस हो रहा था, उस फरमान का उन लोग मिसयूज कर रहे थे, उसको मैनिपुलेट कर दिए थे। कौन सा फरमान? जो कि जारी हुआ था किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि तीन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नवाब थे बंगाल में, वो थे मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान और सिराजुद्दौला। ये तीन क्या थे? बहुत ही स्ट्रॉन्ग नवाब थे, जो कि मेनली ये समझो कि वो ब्रिटिशर्स की बात नहीं मान, उनके पपेट नहीं थे, उनकी बात नहीं मानते थे। इनके बाद तो सारे पपेट ही हैं, ठीक है? तो ये क्या कर दिए, ट्रेड को, जो मुर्शिद कुली खान से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बाद कंपनी को क्या कर दिया गया, जो भी कंसेशंस दिए जा रहे थे, ट्रेड कंसेशंस, वो रिफ्यूज हो गए। डिमांडेड ट्रिब्यूट, अब वो जो भी ट्रिब्यूट डिमांड करते थे वो भी कर दिए डिनाई। और कंपनी का डिमांड था कि जो उनके राइट टू मिंट कॉइन्स, उनको कॉइन्स ये राइट चाहिए थे, उसको भी डिनाई कर दिया गया। अब बहुत सारे नहीं मिलेंगे भाई तुमको। और इसके साथ साथ जो तुम्हारी मांग थी वो तो मना की ही गई, तुमको कहा गया कि जल्द से जल्द जो ये फोर्टिफिकेशन कर रहे हो ना, उसको बंद करो, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। कंपनी एक्यूज नवाब ऑफ अनजस्ट डिमांड। कंपनी ने क्या करा, अब कंपनी बोल रहे हैं कि ये तो नवाब की बहुत अनजस्ट डिमांड है, सारे लोग ये क्यों कह रहे हैं? कंपनी वाले का भी अपना ये अलग तकरम। देखो इस चीज को सीक्वेंस में समझो कि कैसे यहाँ पे किन किन चीजों से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने के बाद अब जो नवाब थे ये तीन चीजों में रोक लगाए, और सबसे बड़ी चीज थी क्या, कि फोर्टिफिकेशन एकदम तुरंत के तुरंत बंद कर दो, फोर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। और इस पे वॉर भी हुआ है, ठीक है? फोर्टिफिकेशन अब कंपनी को, सॉरी, इंडियन नवाब को नहीं चाहिए। अब कंपनी हो गई नाराज, कहती है कि ये अनजस्ट डिमांड है, जबकि अनजस्ट डिमांड उनका था। वो क्या कर दिए कंपनी वाले लोग कि नवाब को बहुत डिसरिस्पेक्टफुल और बहुत ही अंडरमाइन तरीके से, बहुत ही लेटर्स लिखे हैं, बहुत ही आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करें नवाबों के लिए, ठीक है? ऐसा हुआ।
ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे 3 नंबर और 5 नंबर में आते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है कि जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ नवाब के बीच में और ईस्ट इंडिया के बीच में, ये सारे तुमको लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले कहाँ टैक्स से स्टार्ट हुआ, फिर फोर्टिफिकेशन, प्राइवेट ट्रेड, मिसयूज कॉइन, ये सारी चीजें तुम पॉइंट में लिखोगे और 3 नंबर तुम पा जाओगे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको मैं स्टार बना दे रही हूँ, अपना ध्यान में देना। देखो, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इधर से नवाब बोल दिए क्या-क्या नहीं करना है, उधर से वो गाली डिसरिस्पेक्टफुल गाली गलौज जो भी अभी के टाइम में मैं तुम लोग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे वर्ड यूज़ कर रही हूँ बट यू हैव टू यूज़ फॉर्मल वर्ड जो भी दिया हुआ है डिसरिस्पेक्टफुल अंडरमाइन देयर अथॉरिटी जिससे ये सारी चीज़ें हुआ। अब इस चक्कर में क्या हुआ, चलो अब हम देखते हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक द बैटल ऑफ प्लासी 1757। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल था। ये देखा जाए तो पहला ऑफिशियली कोई ऐसा युद्ध था जो ब्रिटिशर्स जीते थे और यहाँ से कहा जाता है हमारी गुलामी का ये पहला माइलस्टोन यहाँ पे स्टोन रखा गया था। क्योंकि ये बहुत ही ऐसा सीन था जहाँ पे ब्रिटिशर्स अब अपना पॉलिटिकल चीज़ में थोड़ा घुसने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है? 1756 में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंग सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं, जो अलवर्दी खान थे उनके डेथ के बाद, ठीक है? अलवर्दी खान की डेथ होती है और उसके बाद बनते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बड़े ही स्ट्रॉन्गली कंपनी को बोल देते हैं कि आप ये फोर्टिफिकेशन और सारी चीज़ें एकदम बंद कराइए, ठीक है? और सिर्फ ऐसे नहीं कहते हैं, जब वो चीज़ें डिनाई होती है तो सिराजुद्दौला अपनी आर्मी के साथ हाँ, अब जब सिराजुद्दौला कासिम बाज़ार फैक्ट्री में कोलकाता के वहाँ पे मार्च किए, तो वो वहाँ के इंग्लिश जो भी फैक्टर्स थे या फिर जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर थे उसको डिसआर्म कर दिए। डिसआर्म मतलब कि उनके हथियार वगैरह छीने, वहाँ के वेयर हाउसेस बंद कराए, वहाँ के जो भी फोर्टिफिकेशन है उसको रोके, सब कुछ कर दिए। तो तुम देख रहे हो कि कोलकाता में स्थिति हो गई गंभीर, ठीक है? वहाँ पे अब ट्रेड करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि वहाँ के जो नवाब है सिराजुद्दौला वो कर दिए हैं एक्शन में आ गया है और वो कंपनी के कोई पपेट-वपेट नहीं है। वो अपने तरीके से वहाँ पे अपना शासन चलाएँगे। इसको देख के कंपनी का एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ, कंपनी ने अपने मद्रास के जो सेटअप थे, मद्रास के जहाँ पे थे, वहाँ से रॉबर्ट क्लाइव एक बड़ा ही कनिंग आदमी, बहुत ही ज़्यादा कनिंग स्मार्ट इंसान, रॉबर्ट क्लाइव को कोलकाता के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या करा, भेजा। कहाँ से? मद्रास से। तो अब मद्रास से आता है रॉबर्ट क्लाइव। और 1757 में फाइनली बैटल ऑफ पलासी होता है। ये एक मैं नोट में बता दूँ पलासी, जो पलासी है इसका ये इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन से एंग्लाइज़्ड वर्ड है पलासी। ये आता है कहाँ से? पलासी एक पालस पालस का जो ट्री होता है ना, उससे आता है। पालस ट्री इज़ वेरी ब्यूटीफुल ट्री व्हिच हैव ब्यूटीफुल फ्लावर्स रेड कलर के जिससे हम गुलाल बनाते हैं और होली में यूज़ होता है एंड यू ऑल नो दैट हाउ इम्पोर्टेंट होली इज़ फॉर अस एज़ अ फेस्टिवल। इंडिया में, तो वहाँ पे इस जगह पे हुआ था लड़ाई इसीलिए इसको बोलते हैं बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ पलासी में क्या हुआ? रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला को डिफीट करे और इस हार के बाद सिराजुद्दौला का असैसिनेशन भी हो गया, ठीक है? अब देखो रॉबर्ट जो सिराजुद्दौला थे, उनको हराना इतना मुश्किल था नहीं, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, एक बड़ा ही कनिंग आदमी था, बहुत ही स्मार्ट आदमी था। तो उसने क्या करा था रॉबर्ट क्लाइव ने बेटा कि वो लड़ाई तो लड़ा था युद्ध में, लेकिन उससे पहले भी वो बहुत सारी चीज़ें पीछे से कर दिया था। उस उनके सिराजुद्दौला के हार का सबसे बड़ा रीज़न क्या था? उसका एक कमांडर मीर ज़फ़र जो मीर ज़फ़र था युद्ध से पहले ही वाज़ वन ऑफ द सिराजुद्दौला कमांडर वो रॉबर्ट क्लाइव से मिल चुका था और क्लाइव से उसने टाई अप कर लिया था कि अगर सिराजुद्दौला क्लाइव ने कहा कि सिराजुद्दौला की तुम मदद ना करो, वो हार जाता है तो मैं तुमको नवाब बना दूँगा, ठीक है? तो ये जो मीर ज़फ़र था वो कभी लड़ाई लड़ा ही नहीं था। वो बस ऐसे ही दिखाने के लिए था क्योंकि वो तो साथ दे रहा था क्लाइव की और क्लाइव है बार्ड हिम विद द प्रॉमिस ऑफ मेकिंग हिम नवाब। क्लाइव ने उसको किस प्रॉमिस से नवाब बनाने क्या प्रॉमिस करा था कि मैं तुमको नेक्स्ट नवाब बनाने वाला हूँ, ठीक है? तो मीर ज़फ़र ने तो हेल्प ही नहीं करी। यहाँ पे इसी की वजह से सिराजुद्दौला की हार होती है और उनका असैसिनेशन भी हो जाता है, ठीक है? मतलब उनकी डेथ हो जाती है। हुँ। अब देखते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या था इस वॉर का? सिग्निफिकेंस ये था कि ये पहला मेजर विक्ट्री था कंपनी के लिए इंडिया में, ठीक है? कोई भी बैटल। अब इस बैटल के बाद क्या हुआ? सिराजुद्दौला का असैसिनेशन हुआ और फिर कौन बना? जैसा कि वर्ड दिया गया था मीर ज़फ़र नवाब बने। मीर ज़फ़र को नवाब बनना था और कंपनी को चाहिए था एक पपेट। कंपनी बना दी एक पपेट, मीर ज़फ़र
बने एक पपेट नवाब। पपेट नवाब मतलब कि जो कंपनी कहती थी ये करो, ये करो, ये करो, वही-वही करता था। ठीक है? यहाँ पे मैंने नो नोट्स में तुमको दिए हुए हैं। ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, सिराजुद्दौला, मीर ज़फ़र, ये सारी चीज़ें तुम अपने ध्यान में रखना। इससे एक क्वेश्चन आएगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर में और 5 नंबर में भी आएगा। ओके? नेक्स्ट देखो, जो पपेट नवाब बने कंपनी ऑफिशियल्स एज़ नवाब, यहाँ पे देखो मीर ज़फ़र का क्या हुआ? मीर ज़फ़र बन तो गया नवाब, नया नवाब बना है मीर ज़फ़र, लेकिन ये भी कंपनी के लिए थोड़े टाइम बाद यूज़फुल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कंपनी को लगता था कि उसको जितने पॉलिसीज़ और जितनी सारी चीज़ें चाहिए थी, उतना ये कवर नहीं कर पा रहा है, इतना वो काम नहीं कर रहा है। भाई कितना भी ये पपेट हो, पर अपनी अगर प्रजा से उसको इज़्ज़त चाहिए थोड़ा बहुत, तो थोड़ा तो नवाबी अपना नवाबपन दिखाएगा ही, सपोर्ट में काम बनाएगा ही। 1 मिनट सॉरी बच्चा लोग पानी पीने लगे थे। हुँ, तो जो मीर ज़फ़र था अपना थोड़ा इमेज तो क्लियर रखेगा अपनी प्रजा के सामने, तभी तो उसकी जनता, उसके सब्जेक्ट भी उसको इज़्ज़त करेगी। तो क्या हुआ अब ये बात बुरी लग गई ब्रिटिशर को, तो ब्रिटिशर ने उसको हटा दिया। नवाब अब तुम नहीं रहोगे, खत्म नवाबी तुम्हारी, डिस्पोज़्ड रिप्लेस विद मीर कासिम। अब जो मीर कासिम था उसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया, किससे? मीर ज़फ़र से। अब नया नवाब कौन बना बंगाल का? मीर कासिम। तो मीर कासिम काम कर रहा था, लेकिन मीर कासिम क्या हुआ, थोड़ा बहुत वो भी कंप्लेन करने लगा कंपनी के एक्शंस को लेके। जब मीर कासिम कंपनी के एक्शन को लेके कंप्लेन करा, तो फिर उससे हुआ एक बैटल, वो है बैटल ऑफ बक्सर ना 1764। अब बैटल ऑफ बक्सर में इसकी हार होती है और हार के बाद जो मीर ज़फ़र था, जो पहले हटा था, उसी को फिर से री-इंस्टॉल कर दिया गया। मीर ज़फ़र को फिर से बना दिया गया। अब देखो मैंने फिर से रॉबर्ट क्लाइव आ रहा है बीच में। रॉबर्ट क्लाइव का नाम लिया था पहले ही मैंने कि बड़ा ही कनिंग आदमी है। तो अब इतनी सारी चीज़ें जो हो रही हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव जो आया था मद्रास से बंगाल, वो कहता है कि अब देखो बहुत हो गया नवाब अब हटाना, बनाना, हटाना, ठीक है? अब वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आवरसेल्फ, कि अब हमें खुद ही नवाब बनना चाहिए, और ये तुम्हारे एनसीईआरटी का लाइन है, इसीलिए मैंने बोल्ड में लिखा है कि ये तुमको आंसर में कोट करना होगा कि क्लाइव क्या कहता है कि अब हमें खुद ही नवाब बनना चाहिए। वी मस्ट इंडीड बिकम अ नवाब आवरसेल्फ। ठीक है? Company officials who returned to Britain wealthy were moved as नवाब्स। देखो, अब जो रॉबर्ट क्लाइव था, वो यहाँ आया था, कंपनी के लोग जो आए थे इंडिया में, वो बहुत पैसा कमा रहे थे। लाइक जो भी आ गया यूरोप से इंडिया, मतलब ये वो नवाब बन गया, धनी बन गया। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि जितने सारे जो भी लोग आए थे यहाँ पे इंडिया में, वो सारे लोग पैसा कमा रहे थे अनजस्ट तरीके से। कुछ जेन्युइन लोग भी आए थे, जिनका मकसद सिर्फ़ इतना था कि वो इंडिया में आएँ, अपना कुछ साल ट्रेड करें, एक इनफ पैसा कलेक्ट करें, इनफ अगर पैसा उनकी पूरी ज़िंदगी चलाने के लिए हो गया वेल्थ, तो वो वापस यूरोप जाके सेटल हों, अपने फैमिली के साथ अपनी ज़िंदगी चलाएँ बढ़िया से। ठीक है? कुछ ये ऐसे थे। अब वो जो लोग थे, जो वेल्दी ब्रिटिश लोग थे, वो इंडिया से पैसा लेके वापस यूरोप जा रहे थे और वहाँ पे उनको नवाब बोला जाता था। ये एंग्लाइज़ नवाब का वर्ज़न है। अब इनको क्या बोलना था इसको, जब यूरोप में उसको नवाब-नवाब कर रहे थे लोग, तो उनका कार्टून बनाते थे, उनका जोक बनाते थे, उनका फ़नी-फ़नी चीज़ें बनाते थे कि वाओ यार! ये रिटर्न हुए हैं इंडिया से, ये नवाब हैं। ठीक? तो कुछ ऐसे जेन्युइन लोग थे जिनको नवाब बोला जाता था। दिस इज़ द वर्ड यूज़ किया गया है तुम्हारे एनसीईआरटी में। और जो रॉबर्ट क्लाइव जैसे थे, यहाँ पे आए थे, वो तो चलो जैसा उनका था, वैसा था ही। कि पैसा कमाना है प्लस टेरिटरी करना है, उनके पावर भी उनको चाहिए एक्वायर करना है, उनका एक अलग ही एम्बिशन था, ठीक? यहाँ पे देखो 2 चीज़ें आती हैं कि नवाब बनने के बाद जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी 2 चीज़ हैं कि उनको तो पहला नवाबों वाली क्या चाहिए, राइट चाहिए। दूसरा, उनको चाहिए था लाइफ़स्टाइल। ठीक है, नवाब वाली वो लाइफ़स्टाइल चाहते थे कि हम नवाब हैं और वैसे ज़िंदगी जिएँगे। इंडियन नवाब जो भी थे, वो भले ही कुछ करे या ना करे पर रईसी से जीते तो बहुत है। हमने रईसी से ये वर्ड को ही सिनोनिम बना दिया है नवाब। जो रॉबर्ट क्लाइव था, वो इंडिया में जो आया था 1743 में। अब इस 2 चीज़ को देखो, रॉबर्ट क्लाइव से देखो। 18 साल की उम्र में वो इंग्लैंड से इंडिया आया।
और 1767 तक वो अपना इतने ही कम सालों में वो अपना किस्मत, अपना फॉर्च्यून इतना अपना वेल्थ इतना कर लिया, ये देखो 4 लाख 1000 लाइक 401102 दिस इज़ द पौंड ये इंग्लिश यूरोपियन पाउंड में जो पैसे देते हैं ये करेंसी है। ये अपना फॉर्च्यून उस टाइम के लिए बहुत-बहुत बड़ा पैसा था और एक और यहाँ पे आयरनी देखो कि जो रॉबर्ट क्लाइव था ना उसको इंडिया भेजा गया था बेटा कि वो कंपनी के अंदर करप्शन को कम कर सके, करप्शन को खत्म कर सके। ठीक है। लेकिन जब देखा गया कि इसके पास इतने पैसे आ गए, इतना वेल्थ इसका यूरोप में आ गया, इतना धनी हो गया, तो एक बार खुद ही रॉबर्ट क्लाइव को करप्शन के मामले में क्रॉस एग्ज़ामिन किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, क्योंकि उस पे सस्पिशन था उसके वेल्थ पे कि ये इतना ज़्यादा पैसा कमाया कैसे? अब देखो उसको भेजा ही गया था यूरोप से इंडिया कि जाके वो चेक करे करप्शन, कम करे करप्शन और उसको करप्शन में ही एक बार देखा गया। बट वो एक्यूट हो गया था, लेकिन उसके बाद क्या करा, उसका डेथ कैसे हुआ? वो सुसाइड अटेम्प्ट करा, ठीक है, 1774 में और उसकी क्या होती है? मृत्यु होती है। अभी तक हमने इतना देखा। तो यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव की कहानी खत्म होती है, ठीक है? अब हम देखते हैं दीवानी राइट ऑफ बंगाल कि कैसे ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट बंगाल का मिलता है, ठीक है? तो 1965 में जो मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज़ अ दीवान ऑफ बंगाल। देखो 1965 में अब क्या हुआ? सबसे पहले ऊपर से ही इन लोग का प्रॉब्लम क्या चलते आ रहा था? हर एक चीज़ एकदम एक सीक्वेंस में है। कि पपेट किंग इन लोग क्यों बनाए? क्योंकि उनको रेवेन्यू और बाकी चीज़ों में छूट चाहिए था। उसके बाद वो खुद ही नवाब बनने की कोशिश करने लगे। रॉबर्ट क्लाइव की डेथ होती है, ये बीच में मैंने अलग तुमको बता दिया। अब कंपनी क्या करी कि इंटरनल पॉलिटिकल मैटर में भी क्या करने लगी? हस्तक्षेप करने लगी, इंटरफेयर करने लगी। ओके? तो वहाँ से कंपनी को क्या मिलता है मुगल एम्परर के द्वारा? कंपनी को मिल जाता है दीवानी राइट। दीवान राइट मतलब ये दीवान राइट है, दीवानी राइट भी, ठीक है? दीवानी दीवानी राइट मतलब कि अब कंपनी ही क्या करेगी? रेवेन्यू को कलेक्ट करेगी। बताओ, मतलब जो चोर है उसी को गार्डिंग के लिए रख दिया गया। चोर को पहरेदार बनाने वाला यहाँ पे सीन हुआ कि कंपनी को दे दिया गया कि अब बेटा तुम ही कलेक्ट करो अपना रेवेन्यू। ओके, गज़ब चीज़ हो गई। कंपनी के लिए बल्ले-बल्ले। अब देखो ये इम्पोर्टेंट क्यों है और ये तुम्हारे एग्ज़ाम में भी आता है दीवानी राइट और वग़ैरह कि कंपनी ट्रेड जो था अर्लियर डिपेंडिंग ऑन इम्पोर्टिंग on gold and silver from Britain to buy Indian goods since Britain had nothing India wanted. देखो यहाँ पे क्या था कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए था दीवानी कि जो कंपनी थी वो इंडिया से चीप रेट पे क्या खरीदती थी? सामान खरीदती थी और उसको ले जाके यूरोप में बेचती थी। ये हमारा पहले से ही हमें समझ में आया है। जो चीप रेट में खरीद रही है उसके लिए भी तो उसको कुछ पे करना होगा ना। तो कंपनी क्या पे करती थी? गोल्ड और सिल्वर पे करती थी। ओके। क्योंकि ब्रिटेन के पास कुछ ऐसा बेचने के लिए था ही नहीं इंडिया मार्केट में, कहीं पे भी। ब्रिटेन के पास है ही नहीं कि क्या बेचेगी, वो तो सिर्फ़ खरीदने पे डिपेंड थी। तो गोल्ड और सिल्वर क्या होने लगा इंडिया में? ज़्यादा आने लगा, जिसकी वजह से वो वहाँ से इंग्लैंड से दबाव बढ़ने लगा इन लोगों के ऊपर कि तुम हमारे गोल्ड रिज़र्व को ख़त्म कर रहे हो। और बीच में ये जो वॉर लड़ रहे हैं जो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर भी लड़ाई हुई है, उसमें भी तो खर्च होते हैं ना, जीतना एक अलग बात है। लड़ाई करने के लिए, सैनिकों के लिए, उनका अपना पर्सनल एक्सपेंसेस उन सब के लिए पैसे खर्च हो रहे थे। अब इस दीवानी राइट से क्या हुआ कि बंगाल्स ओन रेवेन्यू फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस कि बंगाल का जो रेवेन्यू उन लोग कलेक्ट कर रहे थे, वो कंपनी को क्या करने लगा, फाइनेंस करने लगा उनके एक्सपेंसेस के लिए, उसी से वो खरीद रहे हैं। उसी से अपने ट्रूप्स की देखभाल कर रहे हैं, उसी से वो अपना फोर्टिफिकेशन वाला काम जो है, वो फोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है? मतलब कि अब ये देखो कि कंपनी जो खरीदती थी, बेचती थी, अब तुम समझो कि वो फ्री में उठा रही है क्योंकि पैसा तो इंडिया का ही है। इंडिया पैसा से ही खरीद रही है, इंडिया मार्केट से ही खरीद रही है और बाहर उसको इम्पोर्ट कर रही है, ठीक है? अब ये क्वेश्चन आता है तुम्हारा ऐसे करके हाउ डिड असम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द कंपनी? कैसे बेनिफिट करी? तो आंसर में तुम क्या रखोगे? गोल्ड फ्लो वाली बात करोगे, जो आउटफ्लो ऑफ गोल्ड था, उसकी बात करोगे। फिर रेवेन्यू कैसे यूज़ कर रहे हैं उन लोग चीज़ों के खरीदने में, उसकी बात करोगे। और फिर ये देखोगे लास्ट में कन्क्लूज़न में बताओगे कि अब ऐसा हो गया था कि कंपनी को इंडिया ही फाइनेंस कर रही है और इंडिया से उन लोग खरीद रहे हैं चीप रेट पे और बेच रहे हैं। देख रहे हो मतलब ये एकदम उल्लुओं वाली चीज़ हो रही है। अब ये सुन के तुम्हारा दिमाग एकदम उल्टा
हो जाएगा। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि कंपनी जो थी रूल अपना क्या करी एक्सपेंड करी और जो रेसिडेंट्स थे और सब्सिडियरी अलायंस बनाने का सीन जो ये है मैं तुमको समझा रही हूँ क्या होता है कि जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ ठीक है आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर company appointed residents political commercial agents in India state to protect company interest and interfere in succession and administration। अब कंपनी को अपना बिजनेस चलाना था। कंपनी ने क्या किया कि रेसिडेंट्स को यहाँ पे इंडिया में सेटल होने के लिए बुलाया। जो कौन थे? वो पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट थे। वो यहाँ रहे और उनका काम क्या था कि वो कंपनी के इंटरेस्ट को क्या करें? बनाए रखें और यहाँ के इंडिया के इंटरनल पॉलिटिकल मैटर में क्या करें? राजाओं को इन्फ्लुएंस करें। मतलब कि वो ये बताएँ कि इसको इस एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे होना चाहिए, इसको अगला प्रिंस होना चाहिए, इसको ये करो, वो करो। ऐसे वो ये काम करने के लिए यहाँ पे बुलाएँ, मैनिपुलेटिव स्किल अपना यूज़ करने के लिए बुलाएँ, ठीक है? कि वॉर से नहीं अब ऐसे हम लड़ाई लड़ेंगे। कभी भी ब्रिटिशर्स उनका लास्ट ऑप्शन था वॉर, वो अटैक सबसे लास्ट में वो करते थे फिज़िकल वॉर, उससे पहले ये सारे अपने टैक्टिक्स अपनाते थे। उसमें उन्होंने एक सिस्टम लाया सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम में क्या था कि जो भी इंडियन रूलर थे वो अपना इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रख सकते थे। जैसे कि किंग का अपना कोई इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रहेगा और तो फिर उसके राजा के प्रोटेक्शन उसके राज्य का प्रोटेक्शन वो कभी कुछ वॉर कर रहा है उसका प्रोटेक्शन कैसे होगा? तो वो कह रहा है कि कंपनी ही प्रोटेक्ट करेगी। वो प्रोटेक्शन ले कंपनी पे एंड उस प्रोटेक्शन के बदले में वो एक फी पे करे। फॉर दिस सब्सिडियरी फोर्सेस अब उनको प्रोटेक्शन वो लिए कंपनी से और उस प्रोटेक्शन के लिए कंपनी को फी पे कर रहे हैं मतलब देख रहे हो कि कंपनी ही सबसे बड़ी दुश्मन बनी बैठी है इंडिया में उन राजाओं के लिए कंपनी से ही लड़ना है ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करा दी है कि कंपनी राजा कंपनी के आर्मी से ही प्रोटेक्ट होंगे उनका अपना कोई आर्मी नहीं होगा उनको प्रोटेक्शन कंपनी देगी मतलब कि खत्म कहानी ना खत्म हो गई टाटा बाय बाय हो गया और बदले में एक स्टेप और एडवांस कर लो कि उस प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं उस प्रोटेक्शन के लिए तुम फी भी पे करोगे और एक रूल और था उसमें कि अगर तुम फी पे नहीं कर पा रहे हो तो इसके पेनाल्टी में क्या करना होगा कि तुम्हारी टेरिटरी को सीज कर ली जाएगी तुम्हारी टेरिटरी को मर्ज कर दिया जाएगा किसमें टेरिटरी कंपनी के टेरिटरी में और ये मतलब ऑन पेपर नहीं है, ये हकीकत है। हैदराबाद की टेरिटरी ऐसे ही गई है। बहुत ऐसे जगहों की टेरिटरी गई है कंपनी में कि ये समझे तुम कैसे रेसिडेंट आए, पॉलिटिकल अपना माइंडसेट लगाएँ, एजेंट बन के आएँ, मैनिपुलेशन स्किल दिखाएँ, इंटरफेयर करना स्टार्ट करें और ये सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम में क्या हुआ कि कंपनी को चाहिए था कोई प्रोटेक्शन या फिर कंपनी तो बाहर ही आ रही है, एक छोटी-सी कंपनी तुम सोचो राजा है किसी देश का और राजा को प्रोटेक्शन दूसरे आगे दे रहे हैं। मतलब ये क्या चल रहा है? तो ये था पूरा सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम और इसमें क्या था पे करना था फीस, पेनल्टी में टेरिटरी छीन ली जाएगी और एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो नवाब ऑफ अवध थे, वो पे नहीं कर पाए थे अपना ये सब्सिडियरी फी पे जो भी था, तो उसमें उनकी आधी टेरिटरी, हाफ टेरिटरी कहाँ चली गई? कंपनी के अंडर में चली गई। जो गवर्नर जनरल थे रिचार्ड वेल्सले उनके अंडर में ये सारी चीजें हो रही थी रिचार्ड वेल्सले ये पॉलिसी लाया था हैदराबाद टेरिटरी अपना खो दिया है ऐसे ही खो दिया अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है तुम्हारे एग्जाम में ये जो है ना ये तुम्हारा आंसर है तुम समझ लो ये जो स्लाइड है ये तुम्हारा आंसर है इस स्लाइड को आंसर में लिखोगे सीधे क्वेश्चन आएगा डिफाइन सब्सिडियरी अलायंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है अब देखो, फिर से अब साउथ सदर्न स्टेट में हम जाते हैं। कंपनी अब नीचे आ रही है मतलब कि साउथ में मैसूर वगैरह में। यहाँ पे देखो टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर इनके बारे में हम देखेंगे। मैसूर क्या था कि हैदर अली और टीपू सुल्तान जो उनके बेटे थे, ठीक है? इनके अंडर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया था, अपना पावर बढ़ाने लगा था, ओके? और वो कंपनी को कंपनी के तौर पे उनकी हैसियत दिखाने के लिए काफ़ी था। सॉरी। सो दे कंट्रोल प्रॉफिटेबल मालाबार कास्ट ट्रेड जो मालाबार की तटें थी ना वहां पे वो जो भी ट्रेड होता था उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल तरीके से कंट्रोल करके रखे थे हैदर अली और टीपू सुल्तान वहां पे जो भी पेपर कार्डमम सैंडलवुड ये सारी चीजें जा रही थी उन सब पे बढ़िया कंट्रोल था और 1785 में टीपू सुल्तान ने क्या किया कि जो भी कार्डमम पेपर सैंडलवुड का हम ट्रेड कर रहे हैं ब्रिटिशर्स से वो उस पे पूरा का पूरा रोक लगा दिए
पूरा खत्म, उस तट से नहीं होगा। और जो लोकल मर्चेंट हैं, जो कि ट्रेड कर रहे थे, उनको भी ट्रेड करने से बार्ड कर दिया, मना कर दिया। किसके साथ? कंपनी के साथ। अब टीपू सुल्तान क्या किए कि अपना इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे रिलेशन बनाने लगे। किसके साथ? फ्रेंच के साथ। फ्रेंच के साथ उन्होंने फ्रेंच लोगों के साथ उन्होंने अच्छा रिलेशन बनाया और उनके साथ वो अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइज़ कर रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। ठीक है, तो देखो ये एक बढ़िया तरीके से जैसे एक राजा को होना चाहिए, जैसे एक शासक को होना चाहिए, वैसे यहाँ पे चल रहा है चीज़ें। लेकिन अब देखें कि टीपू सुल्तान और हैदर अली तो ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉब्लम बन गए। तो फिर 4 एंग्लो वॉर हुआ। ब्रिटिशर्स हारे, बहुत बुरी-बुरी तरह से हारे इन सब में। लेकिन जो लास्ट वॉर था, जो कंपनी ओन ओनली द लास्ट वॉर, जो लास्ट वॉर था, उसमें कंपनी जीतती है। जो बैटल ऑफ रंगपट्टम, जो रंगपट्टनम था, उनका टेरिटरी था, उसमें टीपू सुल्तान की हार होती है, ठीक है? वो अपना कैपिटल भी खोते हैं और फिर उस जगह पे जो पहले की डायनेस्टी थी, पहले लोग जो शासन करते थे, कौन से थे? वोडेयार डायनेस्टी, वो फिर से अपना आते हैं और फिर वही सेम कहानी सब्सिडियरी अलायंस के तौर पे कि कंपनी उनको क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। पपेट समझ लो, पपेट किंग फिर से आ गए यहाँ पे। हुँ। ये एक नोट है कि टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर क्यों कहा जाता है, ठीक है। पता है एक कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग सी, लेट मी टेल यू। ये टीपू सुल्तान एक बार अपने एक दोस्त के साथ गए थे जंगल में शिकार करने। हुँ? सॉरी। पता है मेरा नोज़ एकदम ब्लॉक है जुकाम की वज़ह से और मैं बड़ा दिक्कत से बोल पा रही हूँ। बट इट्स ओके। हाँ, कहाँ थे हम लोग कि टीपू सुल्तान गए थे जंगल में शिकार करने, तो उनका सामना हो गया टाइगर से और वो बिना हथियार के टाइगर से लड़े और फिर बाद में अपना वो गन-वन जो भी लेके टाइगर को हराए थे। तब से उनको बोला जाता है वो टाइगर ऑफ मैसूर हैं, मैसूर के टाइगर हैं। तो टीपू सुल्तान की समझ में आ गई तुमको। अब हो गया वॉर विद द मराठास को हम समझने वाले हैं। तो मराठास के साथ वॉर कैसा रहा? देखो, मराठास पावर जो था, ठीक है? वो उनके सरदार थे एक जिनको हम कहते थे पेशवा। पेशवा थे पुणे में और वहाँ पे उनका टेरिटरी ऐसे फैला हुआ था जो दूसरे लोकल चिफ थे जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले ये सारे जो थे वो उनके अंडर में थे, ठीक है? तो ऐसे वहाँ पे मराठास का पावर चल रहा था, ब्रिटिशर्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। पेशवा वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, समझ लो प्राइम मिनिस्टर थे, हेड थे, जो रहते थे पुणे और बाकी सरदार जो थे अलग-अलग जगह पे थे ऐसे। अब होता है युद्ध मराठास के साथ क्योंकि मराठास का पावर भी उनके साथ ब्रिटिशर्स के लिए होने लगा था, बड़ा प्रॉब्लम देने लगा था। तो पानीपत का युद्ध जब हुआ 1761 में, तो मराठास का अपना एक एम्बिशन था। मराठा का एम्बिशन ये था कि वो दिल्ली से पूरे कंट्रोल करें, वहाँ से एक सेंट्रल फंक्शन करें। बट युद्ध हुआ पानीपत का तीसरा जहाँ पे मराठास की हार होती है और जो उनका रूल करने का ड्रीम था, जो उनका एम्बिशन था दिल्ली से रूल करने का, वो क्या होता है? खत्म होता है, ठीक है? इनके साथ भी देखो 3 युद्ध हुए हैं। क्या हुआ था पहला 1782 में ट्रीटी ऑफ साल्बाई जिसमें कोई ऐसा क्लियर विक्ट्री नहीं दिख रहा था। फिर 1883 से 05 तक ब्रिटिशर्स क्या किए ओडिशा की टेरिटरी, यमुना की टेरिटरी जो आगरा, दिल्ली का आस-पास का इलाका है वो सब जीत लिए और फिर 1719 से वो पेशवा को हटाया गया वहाँ से। फिर जो पेशवा से युद्ध खत्म हुआ तो और वहाँ पे क्या किया गया बिठूर उनको भेज दिया गया बिठूर जो कानपुर की जगह पास एक जगह है, वहाँ के प्रिज़न में। अब कंपनी क्या करी, कंपनी पूरा कंट्रोल गेन कर ली साउथ में। हमारा जो साउथ ऑफ विंध्यास है, उधर इधर इस साइड में कर ली, थोड़ा बहुत इस साइड में कर ली। इंडिया का मैप देखोगे 1 मिनट अ, वैसे इसको थोड़ा बहुत समझना मैं जो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा बहुत ऐसे ही इंडिया का मैप दिखता है, ये तो नहीं है। गुजरात, तो यहाँ पे बंगाल वगैरह में उनका राज था ही, साउथ में इन लोग आ ही गए, इधर मराठास पुणे वाली जगह आ ही गए। तो तुम देख रहे हो कि लगभग जिधर से समंदर का रास्ता है, आ गए हैं एक्सेप्ट वन। यहाँ पे जो एरिया है ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात ये सब वाला जो एरिया है ये भी तो सी से टच्ड है। इधर ब्रिटिशर्स नहीं हैं, आए ही नहीं अभी। अभी इतना तुमको दिख रहा है कि ये यहाँ तक टेरिटरी कवर किए हुए हैं। ओके, अब देखो
नेक्स्ट आता है एक बड़ा ही क्लेम ऑफ पैरामाउंसी मतलब कि सुपरमेसी। अब इनको क्या करना था? सुपरमेसी क्लेम करना था अपना किसको? ब्रिटिशर्स को। और इन लोग नया रूल लेके आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से में क्या होता है कि जो लॉर्ड हास्टिंग है, गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं, वो क्या लाते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंसी, जिसका मतलब कि वो अपनी पूरी अथॉरिटी, पूरा अपना सुपरमेसी इंडियन स्टेट पे एकदम लाना चाह रहे हैं। और ये दिस वाज़ जस्टिफाइंग एनेक्सेशन ऑफ एनी किंगडम, और ये कोई किंगडम जो भी थे उसको अपने में मर्ज करने की बात कर रहे हैं, और ये तरीका कब अपनाएँगे लोग? देखो, लेकिन इस चीज़ को क्या किया गया? इसका विरोध भी किया गया, रेजिस्टेंस भी इस चीज़ की हुई। जो रानी चन्नम्मा थी, चित्तूर की, वो क्या करी? एक एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट लॉन्च करी, और उनको वहाँ पे उन्होंने युद्ध भी करा। उनको क्या किया गया? अरेस्ट कर लिया गया 1824 में इसके अगेंस्ट, ये जो डॉक्ट्रिन लाए थे। अरेस्ट भी करा गया और उनका प्रिज़न में ही डेथ हो गया 1829 में। उसके बाद एक चौकीदार थे, रायना ऑफ संगोली, वो एक छोटे से नॉर्मल से चौकीदार थे, वो इस रेजिस्टेंस को कंटिन्यू रखे। उन्होंने क्या करा कि जो ब्रिटिशर्स के कैंप थे बहुत सारे उनके स्टेशन थे, उसको डिस्ट्रॉय करा। ये अकेले बंदा पूरा लड़ते रहा, और बाद में उसके सबूत भी दिख गए और उसको फांसी की सज़ा दी गई 1830 में। ये था हमारा सुपरमेसी। अब उसमें आता है एक नया गवर्नर जनरल, लॉर्ड डलहौसी, जिसके बारे में तुम सबको पता होगा, सब सुने होंगे, नाम सुनते ही डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी से तुमको झांसी की रानी ये याद आ रही होगी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी बेसिकली बेटा ये था, लॉर्ड डलहौसी लेके आया था कि अगर कोई इंडियन रूलर है और वो मरता है बिना किसी मेल हेयर के, याद रखो मेल हेयर, अगर उसकी बेटी हो तब भी नहीं, मेल हेयर चाहिए, तब वो उसकी डेथ हो जाती है, तब जो उसका किंगडम है वो लैप्स मतलब कि मर्ज हो जाएगा किसमें? कंपनी की टेरिटरी में। वो उस पे कंपनी का शासन चला जाएगा। देखो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि अब इनका एकदम फुल मेन मकसद हो गया था कि टेरिटरी गेन करना। वो फिर इंडिया में टेरिटरी लेना चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा, और तरीका उनका वॉर नहीं था। जैसे कि तुम अलेक्जेंडर के बारे में सुने होंगे। अलेक्जेंडर क्या करता था? हमला करता था, जीतता था, चलो उसको एनेक्स किया, अपने आप में उस टेरिटरी को जीता। लेकिन ये क्या करते थे, ये हर तरीके की टैक्टिक्स यूज़ करते थे कि कुछ भी ऐसा करके बस काम करना है, मर्ज कराना है, सिंपल सी बात। अब ये नई डॉक्ट्रिन लाए कि अब कोई किंग मरता है बिना किसी मेल हेयर के, तो उसकी टेरिटरी जो है इस डॉक्ट्रिन के अंतर्गत आ जाएगी कहाँ? ब्रिटिशर्स के टेरिटरी में। और इस तरीके से बहुत सारे ऐसे जगह, बहुत सारे ऐसे राज्य मर्ज भी हुए, जैसे कि सतारा हुआ 1848 में, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध, ये सारे एनेक्स हुए। और इसके बाद क्या हुआ पता है? ये झांसी वगैरह तो चलो ठीक है। अवध के लिए उन्होंने एक नया अपना टैक्टिक्स यूज़ किया। अवध में उन्होंने ये कहा कि जो हम यहाँ के टेरिटरी को खुद में ले रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ का जो राजा है ना, उसको कोई गवर्नेंस नहीं आती। यहाँ के मिस गवर्नमेंट के हम बेसिस पे क्या कर रहे हैं, यहाँ के किंगडम को अपने में मर्ज कर रहे हैं, और इसके लिए हम बड़े लोगों पे उपकार कर रहे हैं। अवध के लोगों पे हम बड़ा ही ज़्यादा उपकार कर रहे हैं कि उनकी लाइफ़ अच्छी हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मिस गवर्नमेंट है। और ये सारी चीज़ें लेड किया क्या? रिवोल्ट ऑफ 1857, कि बहुत ही ज़्यादा अब हो गया था। अब जो अलग-अलग लोग थे, अब 1857 की लड़ाई लड़ी जाएगी और इनका एक अच्छा खासा सामना किया जाएगा। तो ये तुमको समझ में आया होगा। अब देखो, सेटिंग ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, अब एक नया एडमिनिस्ट्रेशन सेट करना है। देखो टेरिटरी तो इन्होंने ले लिया, वहाँ की टेरिटरी इनके पास है, अब उसको चलाना भी तो है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी तो देखना है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि वहाँ का सारा कैसे चलेगा, कोर्ट कैसे चलेगा, वहाँ के रेवेन्यू कैसे कलेक्ट होंगे, वहाँ के लोगों के लिए पॉलिसी कैसे बनाई जाएगी, तो ये सब करेंगे ना। इनको आता क्या है? इंग्लिश वाला आता है। इंडिया में इनको कुछ आता नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन करना, ठीक है, समझ रहे हो? तो अब ये अपने हिसाब से एक नया एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए जो वॉरेन हास्टिंग था गवर्नर जनरल, इतने से इतने के बीच में, वो नया जस्टिस रिफॉर्म लाता है कि अब हम नए जस्टिस रिफॉर्म करेंगे। इसके लिए इसने क्या किया कि इंडिया को 3 प्रेसिडेंसीज़ में बाँटा, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। 3 प्रेसिडेंसी में इंडिया को बाँटता है वो, और सारे जो ईच अंडर अ गवर्नर, और ये सारे जो होंगे एक गवर्नर के अंडर में होंगे, और गवर्नर जनरल जो होगा वो सुप्रीम हेड होगा। सुप्रीम हेड होगा किसका? सारी प्रेसिडेंसी सब लोगों का, ठीक है? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में क्या होंगे? गवर्नर, और गवर्नर जनरल होगा हेड, ठीक है? ये समझ में आ गया होगा।
अब देखो नया जस्टिस सिस्टम उसने क्या इंट्रोड्यूस करा कि 1772 में उसने क्या किया कि सारे डिस्ट्रिक्ट जो है सॉरी हर डिस्ट्रिक्ट में वो बोला कि हर जिले में 2 कोर्ट होगा। जिला स्तर पे पहला क्रिमिनल कोर्ट जिसको हम कहेंगे फौजदारी अदालत और दूसरा सिविल कोर्ट जो होगा दीवानी अदालत। क्रिमिनल कोर्ट में क्या होगा? सारे क्रिमिनल मैटर जाएँगे, जितने ज़मीन से रिलेटेड, जितने टेरिटरी से डिस्प्यूट रिलेटेड जाएँगे, वो सब सिविल कोर्ट में जाएँगे। मार-धाड़, चोट ये सब जो भी है वो क्रिमिनल मैटर है, ठीक है? वो क्रिमिनल में जाएँगे, उनको छोड़ के जो भी बचते हैं वो सब सिविल में जाएँगे, जिसको हम कहते थे दीवानी अदालत और ये रहा फौजदारी अदालत। अब ये चलेगा कैसे? मौलवी एंड हिंदू पंडित इंटरप्रेटेड इंडियन लॉ फॉर यूरोपियन कलेक्टर। अब देखो, वहाँ पे भी इन्होंने क्या किया कि मौलवी और पंडित को ही रखा कि वो इंडियन लॉ को इंटरप्रेट करें, लेकिन जज यूरोपियन ही रहेगा। वहाँ पे ये सिर्फ़ मौलवी और पंडित इसलिए थे कि यहाँ के लोकल लॉज़ को वो समझ के इनको बता सके, इनको समझा सके कि यहाँ पे भाई सिस्टम ऐसे चलता है, ये कस्टम है और ये तुम समझ लो, इस बेसिस पे क्या करो, तुम अपना डिसीज़न दो। तब भी ये क्या करता था ना कि हिंदू फिलॉसफी में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे यहाँ बहुत सारे धर्मशास्त्र हैं। अब पंडित के बीच में आपस में ही हो गया डिस्प्यूट, आपस में ही लड़ाई, तुम समझ लो कॉन्फ्लिक्ट हो गया विचारों का कि एक पंडित था जो एक धर्मशास्त्र को मानता था कि इस धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग बहुत सारे धर्मशास्त्र मतलब कि वो एंशिएंट हमारे मनुस्मृति हो गई, याज्ञवल्क्य स्मृति हो गई, नारद स्मृति है, बहुत सारे ऐसे अलग-अलग स्मृति हैं, धर्मशास्त्र हैं जिसके अकॉर्डिंग चीज़ें अलग दी गई हैं, ठीक है? एक पंडित किसी में बिलीव करता है, दूसरा पंडित किसी में बिलीव करता है और अब ये यूरोपियन जज को कर देते थे लोग पंडित लोग पागल। ठीक है? अब वो समझ नहीं पा रहा है यार कौन-सा पंडित क्या बोल रहा है। तो 1775 में क्या करा गया कि 11 पंडितों का एक कमेटी कह लो, वो बनाई गई और उनका क्या था कि वो सारे जो हिंदू डाइजेस्ट हैं, हिंदूज़ बुक हैं, उसको कंपाइल करें हिंदू लॉ में, ठीक है? पंडित लोग ठीक है ऐसा कर दिए। उसको पंडित इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए एनबी हॉलेड को बुलाया गया जो कि इसको ट्रांसलेट किए, ओके। अब ये ट्रांसलेट करके यूरोपियन जज कलेक्टर के पास जा रहा है, अब कलेक्टर वहाँ से डिसीजन करेगा। कोड ऑफ मुस्लिम लॉ भी ऐसे ही कंपाइल हुआ, तो इसको कंपाइल किए लोग हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ को ऐसे चलाते रहे। अब ऐसे चल रहा था हमारा जस्टिस सिस्टम। उसके बाद 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जिसमें क्या होता है एक सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है? और प्लस कोर्ट ऑफ अपील एक एस्टेब्लिश होता है जिसको हम कहते हैं सदर निज़ामत अदालत और ये कहाँ होता है? कोलकाता में होता है, ठीक है? अब एक सुप्रीम कोर्ट हुआ एस्टेब्लिश। यहाँ पे देखते हैं कि हर ज़िले में एक कलेक्टर होता था। उस कलेक्टर क्या होता था सबसे इम्पोर्टेंट हो गया डिस्ट्रिक्ट ऑफिस थोड़े ही टाइम में क्योंकि लोगों को देखने को मिल रहा है कि कलेक्टर का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, रेवेन्यू को कलेक्ट करना। तो कलेक्टर रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है भाई, मेंटेन कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर तो लोग देख रहे हैं तो बड़ा पावरफुल जगह दिख रहा है। और उसी टाइम से उस जगह को इवन आज तक इतना पावरफुल समझा जाता है और पावर है भी, ठीक है? अब देखो क्या होता है, वॉरेन हास्टिंग वाज़ लास्ट इम्पीच्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्यूज्ड बाय एडिनबर्ग ट्रायल लास्ट 7 ईयर वॉरेन हास्टिंग को भी ट्रायल में लाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। यहाँ पे तुम्हारा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि तुम देखोगे ये तुम्हारा अ, ग्लॉसरी टर्म्स दिए गए हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं जैसे काज़ी, मुफ्ती, इम्पीचमेंट और ऊपर भी दिए गए थे जैसे कि तुम्हारा अ, ये क्या था मौलवी वगैरह से लेके या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से लेके जो भी दिए गए हैं, वो सारे टर्म्स को ना एकदम बढ़िया से लर्न करके रखो जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। देखो तुम्हारे एग्ज़ाम में ना एनसीईआरटी से ही पूरा क्वेश्चन आता है, सिंपल सी चीज़ है। अब देखो द कंपनी आर्मी जस्टिस सिस्टम बना दिया, अपना एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। सबसे पहले क्या किया टेरिटरी गेन करा, अलग-अलग जगह का, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ठीक किया। अब कंपनी आर्मी में क्या हो रहा है कि जो पहले अब बता रहा है कि मुगल आर्मी कैसी थी। मुगल आर्मी का क्या था? मुगल आर्मी में 3-4 तरीके के लोग थे। पहले जो थे वो सवार्स थे। सवार्स मतलब ये कैवलरी जो घोड़े पे थे और घोड़े से तलवार या तीरंदाजी करते थे। दूसरा क्या था? इन्फैंट्री जो पैदल चलने वाले थे, जो तलवार से लड़ाई करते थे और ये जो कैवलरी जो थे वो क्या करते थे? डोमिनेट करते थे किसी भी लड़ाई युद्ध करने में उनका अच्छा रोल था। ठीक है? अब देखो 18th सेंचुरी में अवध बनारस बिगेन ट्रेनिंग पीजेंट्स एंड प्रोफेशनल सोल्जर्स एज़ प्रोफेशनल सोल्जर्स। तो फिर क्या किया?
18th सेंचुरी में क्या होने लगा, जो अवध में और बनारस में जो किसान लोग थे, उसको क्या किया गया, जब भी ऑफ सीजन चलता था तो किसान आ जाते थे आर्मी को जॉइन करने के लिए, ये मुगल के टाइम में भी होता था। लेकिन 18th सेंचुरी में क्या होने लगा कि बनारस और अवध में जो किसान लोग थे, वो जॉइन करते थे आर्मी और उनको आर्मी की प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने जाने लगे। इस चीज़ को ब्रिटिशर्स ने कॉपी कर लिया। ब्रिटिशर्स भी क्या किए, ओपन कर दिया किसानों के लिए कि तुम आओ हमारी आर्मी जॉइन करो, ठीक है? और उसको बोलते थे सिपॉय आर्मी, जिसका सिपाही ही मतलब है, एंग्लॉइज़ कर दिया गया उनको, यही उनका एक्सेंट था, जिसका मतलब सिपाही था। तो सिपॉय आर्मी को वो बनाए, वहाँ पे मेनली क्या थे, किसान लोग थे। बट यार एक दिमाग में ही तुम्हारे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है आता है कि उन लोग ना बड़ा मशीन की तरह ट्रेन करते थे, पूरे डिसिप्लिन से ट्रेन करते थे अपने आर्मी को। जैसे इंग्लिश लोग होते हैं, जहाँ पे कोई रिलीजन, कास्ट, मज़हब कुछ नहीं होता था। इन मतलब उसको तो हटाओ, इंडियन और यूरोपियन भी नहीं होना है। तो क्या मतलब इतना ईज़ी है कि कोई अपना फीलिंग, अपनी आइडेंटिटी, बीइंग अ इंडियन इज़ एन आइडेंटिटी, वो छोड़ सके ब्रिटिशर्स को जॉइन करके। अब उस आर्मी को अपने ही लोगों के अगेंस्ट लड़ना था तो वो लड़ सके। ये एक अलग बात है, तुम इसको मेरे को कमेंट में बताओ, ठीक है? अब देखो क्या होता है, ये तो पहले का था, ब्रिटिशर्स कॉपी किए, लेकिन देखो क्या हो रहा था कि सेम टाइम पे 1820 के टाइम में जो ब्रिटिशर्स थे, वो बर्मा, अफ़गानिस्तान, इज़िप्ट ऐसे देशों से लड़ाई करते थे। युद्ध उनका जारी था और वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग ये मस्किट्स एंड मैचलॉक, ये क्या था, बंदूक थे, जिसमें बारूद डाल के मैच से उसको जलाते थे और फिर अटैक करते थे। ये भी तुम्हारे वर्ड में है, इसको देख लेना। तो उन्होंने ऐसा देखा ब्रिटिशर्स ने और उसको देख के बड़ा इम्प्रेस हुए, देखे हमारे यहाँ तो ऐसी कोई सिस्टम ही नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि अब हमको अगर रहना है, ज़्यादा टाइम तक टिकना है, तो ये भी सीखना होगा और वो अपने सोल्जर्स को ये सिखाने लगे, ठीक है? और यहाँ के लोगों को सॉरी यहाँ के लोगों को क्या करने लगे, ये सारी चीज़ें सिखाने लगे, ठीक है? और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट बन गया कै जो पहले ये कैवलरी था, घुड़सवार थे, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है? सोल्जर्स अंडरवेंट यूरोप स्टाइल ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन आफ्टर क्लैशिंग विद कास्ट एंड कम्युनिटी आइडेंटिटी। सोल्जर्स को कास्ट और कम्युनिटी आइडेंटिटी वगैरह को छोड़ के उससे क्लैशिंग करके क्लैश होता था उन लोगों का, बट ठीक है, उसको छोड़ना था और डिसिप्लिन से यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग करने लगे। पर हमेशा यार, हमेशा क्लैश होता था उनकी कास्ट, उनकी आइडेंटिटी, उनकी कम्युनिटी और फिर क्लैशिंग, ठीक है? अब देखो 1857 तक क्या हुआ कि कंपनी के पास डायरेक्ट रूल था 63% टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड 78% ऑफ पॉपुलेशन। जो ब्रिटिश कंपनी थी वो हमारा 63% टेरिटरी कवर कर चुकी थी और 78% पॉपुलेशन पे राज करती थी पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। वर्चुअली ऑल ऑफ इंडिया वाज अंडर कंट्रोल। तुम ये सोच सकते हो कि पूरी इंडिया अंडर कंट्रोल थी ब्रिटिशर्स के 1857 तक लगभग। ये देखो मैंने एक रिवीजन यहाँ पे बना रखा है बॉक्स, जिसमें हम पहले देखेंगे कि सबसे पहले कैसे उनको चार्टर मिला, फिर वो अपनी पहली कंपनी सेटअप करें। कंपनी सेटअप करने के बाद ये उन्होंने अपना फोर्टिफिकेशन वगैरह करा, जहाँ सिराजुद्दौला ने उनको रोका, जिसकी वजह से यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी हुआ, रॉबर्ट क्लाइव आया, सिराजुद्दौला की हार हुई, उसको असैसिनेट किया गया। फिर जो मीर कासिम था, उसके बाद मीर कासिम को बनाया गया था ना, अलवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला आए थे। फिर मीर ज़फ़र सिराजुद्दौला के बाद बना था। मीर ज़फ़र एक पपेट था, ठीक है? उसको हटाया गया, मीर कासिम को बनाया गया। मीर कासिम भी युद्ध में हार गया, फिर मीर ज़फ़र को बनाया गया। फिर दीवानी राइट मिलता है कंपनी को, जिसका मतलब क्या कि वो रेवेन्यू खुद लेगा। यहाँ पे टीपू सुल्तान को खत्म करे लोग, फिर मराठास को खत्म करें। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से से बहुत सारे टेरिटरी को अपने अंडर लाए, फिर अवध को एनेक्स किया। क्या बोल के अवध को बोला कि तुम्हारा राजा ही बर्बाद है, खराब है, मिस गवर्नमेंट कर रहा है, तो तुम्हारी टेरिटरी मेरे में आ गई। तो इतना सब कुछ किया, फिर रिफॉर्म आया। यहाँ पे देखो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के 3-4 स्लाइड बना रखे हैं। मेनली ये तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क और 3 मार्क्स का। ये क्वेश्चन तुम देख लो, आई एम जस्ट रीडिंग इट। व्हाट अट्रैक्ट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी टू इंडिया? यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर भी दे रखा है कि कैसे तुमको आंसर करना है, ठीक है? सेंटेंस वाइज़ इसको बना लेना और अगर तुम ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर चाहते हो या फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर चाहते हो, जो भी तुम्हारी एक्सरसाइज़ है, तो डू कमेंट। मैं अगर तुमको चाहिए तो मैं करा दूँगी, ठीक है? पहला एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बंगाल, नवाब एंड कंपनी। ये हाउ डिड दीवानी बेनिफिट द कंपनी? दीवानी कैसे किया? तुमने देखा कि फाइनेंस करना स्टार्ट कर दिया, गोल्ड और सिल्वर खत्म थे तो यहीं से, यहीं के पैसे से यहीं से खरीदना स्टार्ट कर दिया। सब्सिडियरी अलायंस बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट।
ऊपर जो स्लाइड दिया है वो पूरा आंसर ये तुम्हारा मैंने लिख दिया है, मैं पहले बोली थी। कंपनी वर्सेस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे हम सारे, यहाँ पे बता ही दिया है कि कैसे तुमको लिखना है। आंसर भी बता दिया है यार, बस इसको सेंटेंस बनाना है। चेंजेस इन कंपनी आर्मी, ये भी कंपोजिशन हम देख लेंगे कि कैसे बंदूकों की इंट्रोडक्शन हुआ होता है। चलो दिस वाज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट। मैंने बहुत अच्छे से स्टोरी में बताया है। तुम्हारा लाइन वाइज़ ये एनसीईआरटी नहीं है बट ये नोट्स है और सीक्वेंस में नोट्स है और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स। I hope you understand and do comment. Let me know that you are liking or not. तो मेरे को बताओ कि तुमको पसंद आ रहा है कि नहीं, मैं अपने तरीके में क्या चेंज लाऊँ। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी बेटा। ओके, चलो एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू। दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडे, ठीक है? थैंक यू सो मच।